मैं उस दिन OLX पर पुराना फर्नीचर ढूंढ रहा था, लेकिन सोफा सेट देखते देखते मेरी नजर अचानक एक और लिस्टिंग पर गई। उस लिस्टिंग में स्नेक लेदर के एक जोड़ी खूबसूरत जूतों की तस्वीर थी। लिखा था जेन्युइन लेदर शूज, बेयरली यूज्ड, और कीमत थी महज 500 रुपए। अब हर चमकती चीज सोना तो नहीं होती, ये बात न जाने कितनी बार सुनी और पढ़ी थी, लेकिन 500 रुपए। काफी देर तक मैं उस लिस्टिंग को और उन जूतों को घूरता रहा और फिर नीचे दिए नंबर पर एक मैसेज कर दिया। तुरंत दूसरी तरफ से जवाब आया, आपको जूते लेने हैं? मैंने हाँ लिखा तो सामने वाले ने किसी कैफे में मिलने के लिए बुलाया। शर्त केवल एक थी, रुपए उसे नकद चाहिए थे। अगले दिन मैं उस बताए कैफे में पहुंचा, जहां एक 30-35 साल की लड़की मेरा इंतजार कर रही थी। लड़की को देखकर लग रहा था मानो सीधी बिस्तर से उठकर चली आई हो। बिखरे बिखरे से बाल, आंखों के नीचे काले गड्ढे। क्या ये सोई नहीं है? मेरी इसी सोच के बीच उस लड़की ने अपना सवाल दागा, आप पैसे लाए हैं? जी हाँ। आप कॉफी पिएंगी? मैंने पूछा। देखिए, मैं जूते बेचने आई हूं, डेट पर नहीं, तड़ाक से उस लड़की ने मुझे जवाब दिया। आप पैसे दीजिए और जूते ले जाइए। मैंने पूछ ही डाला, कहीं ये जूते चोरी के तो नहीं हैं? नहीं। उसको शायद बुरा लगा। मैंने एक और सवाल किया, किसी मरे हुए आदमी के? लड़की ने डब्बा निकालकर मेरे सामने टेबल पर रख दिया। अंदर वही जूते जैसे तस्वीर में थे। देखने और छूने में वो जूते काफी शानदार मालूम होते थे, मानो किसी उस्ताद कारीगर के हाथों बने हो। आप ले रहे हैं या नहीं? वो इस बार थोड़ा और बिगड़ कर बोली। हाँ ठीक है, ले रहा हूं। मुझे भी अब उस लड़की से बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। तो लाइए, पैसे दीजिए। उसने बड़ी बेशर्मी से अपना दायां हाथ मेरे सामने कर दिया। मैंने भी तुरंत 500 रुपए अपने बटुए से निकालकर उसके हाथ पर पटक दिए। उसके बाद मैंने जूतों को डब्बे में डाला और उस पर ढक्कन रखने लगा ही था कि तभी उस लड़की ने मेरे हाथ पकड़ लिए। वो बोली, ये जूते अब मैंने आपको बेच दिए। पर इस बार उसकी आवाज में अकड़ नहीं बल्कि शायद पछतावा था। जी हाँ, अब ये मेरे हैं। मैंने अपना हाथ उसके बर्फ जैसे हाथों से छुड़ाते हुए कहा। लड़की थोड़ी देर तो मेरी तरफ देखती रही, मानो कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन फिर उसने अपना बैग उठाया और बिना कुछ कहे सुने वहां से निकल गई। गाड़ी में बैठते ही मैंने वो जूते पहन लिए। मखमल जैसा आराम। भाई अब चोरी के भी हों तो परवाह नहीं, क्या जूते हैं ये। घर पहुंचा तो बिल्डिंग के गार्ड ने सबसे पहले उन्हें नोटिस किया। क्या जूते हैं सर? उसे देख मैं एक मुस्कुराहट के साथ लिफ्ट में घुस गया। घर वापस आकर थोड़ी देर उन्हें पहनकर इधर उधर घूमता रहा, फिर उतार कर सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। शाम को कुछ दोस्त आए जिन्हें मैंने वो जूते दिखाकर थोड़ी वाहवाही बटोरी। साथ में खाना खाया, गप्पे मारी और उनके जाने के बाद मैं भी सोने चला गया। और फिर वो सब शुरू हुआ। रात को मैंने सपना देखा कि मैं नींद में हूं और मेरे घर में कोई घूम रहा है। पता नहीं कौन है, पर उसके चलने से फर्श पर पट पट की करारी आवाज आ रही है। वो हॉल से होता हुआ मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मैंने उठकर देखना चाहा, पर एक अजीब सा डर मेरे ऊपर हावी हो गया। मैं कसकर किसी डरे हुए कबूतर की तरह आंख बंद किए अपने बिस्तर में पड़ा रहा। मैं महसूस कर पा रहा था कि वो मेरे बिस्तर के पास खड़ा मुझे ही घूर रहा था। 1 मिनट, 2 मिनट, 3, 4, न जाने कितनी देर तक वो मुझे देखता रहा और फिर उसका हाथ मेरे सर की तरफ बढ़ा। मैं चीख कर पीछे की तरफ उछला। कमरे में मैं अकेला था।
थोड़ी देर बाद होश और हिम्मत दोनों लौटे। मैं बिस्तर से नीचे उतरा और हॉल की तरफ चला। धीरे धीरे सावधानी से पूरे घर का जायजा लिया। कहीं कोई नहीं था। उसके बाद मैं घूमकर अपने कमरे में लौट आया और तब मैंने देखा वो जूते मेरे बिस्तर के पास पड़े थे। पड़े नहीं बल्कि रखे थे। उनकी नोक यानी आगे का सिरा मेरे बिस्तर की तरफ था, जैसे उनमें खड़ा कोई मेरी सोने की जगह को देख रहा हो। क्या ये जूते मैंने यहीं छोड़े थे? मैंने सोचा। मुझे अच्छी तरह से याद है मेरी दादी क्या कहा करती थी। वो जूते घर के अंदर आने ही नहीं देती थी। रात के वक्त कोई भी जूता चप्पल सोने के कमरे में नहीं होगा। दादी का कहना था, जब आपने अपने जूते नहीं पहन रखे होते हैं तब उनमें कोई और आकर खड़ा हो जाता है। उन जूतों को देखकर मुझे दादी की बात और वो सपना याद आ रहा था। तो मैंने वो जूते उठाए और कमरे के बाहर हॉल में फेंक दिए। जूते तितर बितर होकर फर्श पर फैल गए और मैं फिर से सोने चला गया। पर रात को फिर वही सपना आया और इस बार वो हॉल में घूम रहा था। उसे मेरा जूते यूं फेंकना अच्छा नहीं लगा था। सुबह आंख खुली लेकिन नींद पूरी ही नहीं हुई थी। हॉल में गया तो जूते फर्श पर थे ही नहीं। घर में देखा तो जूते सोफे के पास करीने से रखे हुए थे। मैं ऑफिस के लिए तैयार हो ही रहा था और काम पर निकलते वक्त मैंने उन जूतों को घर से बाहर फेंक दिया। शाम को घर वापस आकर मैं खाना बनाना शुरू ही करने वाला था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। कीहोल से बाहर झांका। सामने बिल्डिंग का गार्ड खड़ा था। सर, आपके जूते नीचे पार्किंग में पड़े मिले, शायद आप भूल गए थे। उसके हाथ में वही जूते थे। अब भैया आप रख लीजिए ना इन्हें, मैंने उससे कहा। अरे हमें कहाँ आएंगे सर, हमारा पैर तो छोटा है। तो आप किसी और को दे दो ना, कोई भी, किसी को भी। गार्ड थोड़ी देर तक तो सोचता रहा, फिर बोला, सुबह की शिफ्ट में मनोहर आता है, शायद उसे आ जाएंगे। हाँ तो फिर आप ही ले जाओ। मैंने अभी भी दरवाजा पूरा नहीं खोला था। नहीं सर, प्रेसिडेंट सर ने काफी सख्ताई कर रखी है। पहले इसकी पर्ची बनेगी, उसके बाद ही हम लेके जाएंगे ना, वरना हम मनोहर को बोल देंगे सुबह वही आपसे आकर ले जाएगा। अभी रख लीजिए आप। और उसने वो जूते मेरी तरफ बढ़ा दिए। ये आप दरवाजे के बाहर रख दो, आप यहीं रख दो। गार्ड मुझे घूरता रहा। उसने चुपचाप वो जूते मेरे फ्लैट के दरवाजे के आगे रखे। यहां नहीं, वहां रख दो, लिफ्ट के आगे रख दो ना। मेरी घबराहट एक बार फिर निकली। गार्ड अभी भी मुझे देख रहा था, पर फिर उसने जूते उठाकर लिफ्ट के सामने रख दिए और खुद लिफ्ट में घुसकर गायब हो गया। मैंने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन की होल में से थोड़ी देर तक मैं उन जूतों को देखता रहा। मेरी भूख अब मर चुकी थी। रात को फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार मैं सोता नहीं रहा। उठकर घर में हर जगह देखा, लेकिन जूते कहीं नहीं थे। दिल की तसल्ली के लिए दरवाजे तक गया और की होल में से झांका। जूते अब लिफ्ट के सामने नहीं थे। मेरी सांस गले में अटक गई। एक बार और पूरे घर का जायजा लिया, लेकिन जूते कहीं नहीं मिले। की होल फिर चेक किया, जूते गायब थे। मैंने तुरंत बिल्डिंग का इंटरकॉम उठाया। अगली तरफ से गार्ड की आवाज आई, हेलो। अब भैया आप जूते ले गए क्या? नहीं सर, सुबह मनोहर ही ले जाएगा। भैया जूते लिफ्ट के आगे नहीं है। थोड़ी देर तक फोन पर खामोशी रही और मुझे समझ आया कि गार्ड को शायद ये लग रहा हो कि मैं उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहा हूं। उसने रूखा सा जवाब दिया, ठीक है सर, हम ऊपर आकर देख लेते हैं। मैं अब डर के साथ साथ शर्म भी महसूस कर रहा था, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली थी कि वो गार्ड अब ऊपर आ रहा है और मैं अकेला नहीं था।
इस ख्याल से थोड़ी हिम्मत बंधी तो मैंने दरवाजा खोलकर गैलरी में देखना शुरू किया। जूते पता नहीं कहां गायब हो गए थे। इतने में गार्ड बाहर निकला। देखिए ना भैया, जूते नहीं हैं। मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, बस ये सोच रहा हूं कि कहीं कोई और तो नहीं ले गया हो। मैं गार्ड को सफाई देने लगा, लेकिन तभी अचानक सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। मैं एक बार को तो गार्ड के पीछे हो गया, लेकिन फिर मुझे अपनी बेहूदगी का एहसास हुआ। गार्ड और मैं सीढ़ियों की तरफ देखने लगे। उन पैरों की आवाज नीचे आ रही थी। मैं सांस रोके इंतजार कर रहा था, लेकिन मैं ये भी देखना चाह रहा था कि वो गार्ड उन जूतों को देखकर क्या करेगा। पर सीढ़ियों से वो जूते नहीं, बल्कि 12वें माले वाले मेरे पड़ोसी थे। पड़ोसी सीढ़ियों पर पैर बजाते हुए नीचे उतर गए और तब गार्ड बोला, अरे लीजिए सर, वो रहे जूते। मैंने देखा गार्ड मेरे फ्लैट के दरवाजे की तरफ इशारा कर रहा था और वो जूते अब मेरे और मेरे घर के बीच में खड़े थे। चलिए सर, हम चलते हैं, गार्ड ने उसी रूखे अंदाज में बोला और लिफ्ट बुला ली। जब तक मुझे गार्ड को रोकने का होश आता, लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच चुकी थी। अब मैं बिल्कुल अकेला था उन जूतों के साथ। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उन जूतों तक जाऊं कि तभी वो जूते अपने आप हिले। पहले एक जूता हवा में उठा, उसने एक कदम लिया और मेरी तरफ बढ़ा। उसके बाद दूसरा जूता। मैं डर के मारे पीछे हटा, लेकिन मुझे पीछे हटता देख वो जूते मानो रुक गए। उसके बाद वो जूते पीछे मुड़े और धीमे से चलते हुए मेरे घर के अंदर घुस गए। मैं अब अपने ही घर के बाहर कैद हो चुका था। काफी देर बाद कुछ हिम्मत जुटाकर मैं अपने घर के अंदर घुसा। वो जूते सोफे के पास पड़े मानो मेरा ही इंतजार कर रहे थे। वो पूरी रात मैंने जाग कर बिताई। सुबह होते ही नीचे गार्ड के पास फोन किया। इस बार फोन मनोहर ने उठाया। भैया, वो आपको जूतों के बारे में बताया था क्या? हाँ सर, वो तिवारी बोल रहा था, पर हम लेदर के जूते पहनते ही नहीं। अरे तो भैया, आप किसी और को दे दीजिए। अब मैं किसी सेल्समैन की तरह बात कर रहा था। सर, कोई मिलेगा तो बता देंगे, तब तक तो। मनोहर वो जूते नहीं लेने वाला था। बात वहीं खत्म हो गई। मैंने मुड़कर देखा, वो जूते सोफे के पास नहीं थे। मैंने उस लड़की से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर बंद आता है और मैं उस कैफे में जाकर उसके बारे में पता लगाने की कोशिश भी कर चुका हूं। OLX से वो लिस्टिंग भी गायब हो चुकी है। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। उन जूतों का जहां मन होता चले जाते। मैंने उन जूतों को हाथ लगाना बंद कर दिया। हाँ, एक बार शराब से मिली हिम्मत के साथ मैंने उन्हें अलमारी में बंद कर दिया, लेकिन अलमारी के अंदर से आवाज आती रही। तंग आकर मैंने अलमारी खोली और वो जूते शांति से बाहर आ गए। वो जूते मुझे तंग नहीं करते, ना ही मुझसे कोई वास्ता रखते हैं। उनका काम बस घर में इधर उधर घूमना है, और जब घर में कोई आता है तो वो शांत एक कोने में पड़े रहते हैं। मैंने अब इन जूतों के साथ रहना सीख लिया है और अब वो सपना मुझे डराता नहीं है। शायद आप मुझे पागल कहें, लेकिन अब तो कभी कभी मैं अकेलेपन में उन जूतों से बात भी करता हूं। अब वो जूते मुझे परेशान नहीं करते, बल्कि अब जब उन जूतों को फ्लैट के दरवाजे के पास देखता हूं तो खुद ही दरवाजा खोल देता हूं। वो थोड़ी देर बाद घूमकर घर वापस आ जाते हैं। एक शाम मेरे कुछ दोस्त घर आए हुए थे।
जब उनमें से किसी की नज़र उन जूतों पर पड़ी, वो बोला, यार तेरे ये जूते मुझे बहुत सही लगते हैं, पर तुझे कभी पहनते नहीं देखा। मैंने उन जूतों की तरफ एक निगाह डाली। वो बिना हिले डुले वहां पड़े रहे। मेरा मन हट गया है इनसे, मैंने कंधे उचकाकर कहा। उस दोस्त की आंखें चमकी। मुझे बेच दे। मैं उसकी तरफ देखता रहा और अचानक उस लड़की की याद मेरे जहन में चमकी, जब उसने अपने ठंडे हाथों से मेरे हाथ पकड़े थे। अब मैं उस लड़की की आंखों में दिख रहे उस पछतावे का मतलब समझ पा रहा था। बे क्या सोच रहा है, मुझे बेच देना। मेरे दोस्त ने मुझे हकीकत की दुनिया में लापटका। मैंने एक निगाह उन जूतों की तरफ डाली। वो बिना हिले डुले वहां पड़े रहे। आप सुन रहे थे आविर्भाव की कहानी जूते। यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारी पॉडकास्ट को फॉलो करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप ऐसी ही डरावनी कहानियाँ हिंदी में पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट www.avirbhav.com पर। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा हैंडल है आविर्भाव_। आविर्भाव के अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक डरिएगा नहीं।